discussing between the carbonyl group of a ketone and water. तो मैंने ये कीटो ग्रुप बना दिया था. Now I will be making water. बन गया. Now the third type of bond which is found in our biological system is between the peptide groups. Between the peptide groups and the polypeptides. Okay? और उसमें I will be showing that how the hydrogen bonding takes place between the various CONH groups of the adjacent polypeptide chains. Okay? ये ना ऐसे आपको पता होगा कि ऐसे जिगजैग सी स्ट्रक्चर बनती है. मैंने और एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इसके साथ ही रन कर रही है नीचे की तरफ, वो भी हम बना लेते हैं. तो इस तरह CONH बॉन्ड है, ये भी CONH बॉन्ड है. ये एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. मैं आपको क्या दिखाना है, एक आपको NHCO बॉन्ड दिखाना है, दूसरे चेन में NHCO बॉन्ड दिखाना है और इनके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है. पता चल गया ना. ये वाला हाइड्रोजन एटम जो नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. पार्टिसिपेटिंग एटम्स ये हैं. ये आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर बन गया. ये आपका हाइड्रोजन डोनर. CO इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, NH इज द हाइड्रोजन डोनर. ये होते हैं बॉन्ड्स बिटवीन द पेप्टाइड ग्रुप्स इन द पॉलीपेप्टाइड. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एक दो चीजें और हमें समझनी है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी दो तरह के हो सकते हैं. वो वीक भी हो सकते हैं, यानी कि विद इन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आई एम नॉट सेइंग कि वो कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने आप में भी कोई किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर हो सकता है. कब हो सकता है स्ट्रॉन्गर वो दूसरे टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड से? जब बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इस तरह से ओरिएंट हों, व्हेन द बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, सपोज कर लो मैंने अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था. अल्कोहल एंड वाटर आर द बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. When the bonded molecules, they are oriented in such a way so that the electrostatic interactions are maximized between them. हम उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से करें, उनके एटम्स इस तरह से अरेंज्ड हों with respect to each other that the electrostatic interactions between them are maximum. वो कब होता है? When the hydrogen atom and the two atoms that share it are in a straight line. क्या मतलब? एक्सेप्टर एटम, डोनर एटम और हाइड्रोजन. कौन कौन? एक्सेप्टर एटम जो कि हाइड्रोजन लेने वाला है, डोनर जो कि हाइड्रोजन देने वाला है, और हाइड्रोजन खुद. तीनों के तीनों एक ही लाइन में हों. ठीक है. और इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कि दे आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग द टू मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुद, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं. और उनके पास क्या कैपेसिटी होती है? दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इन अ वेरी वेरी अनयूजुअल स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट. कैसे? हम इसको बना के देखते हैं. अभी मैं अब तीनों एटम्स, जो कि हाइड्रोजन डोनेट करने वाला है वो भी, और जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो भी, अगर तीनों के तीनों एक ही लाइन में हो तो कैसे होंगे? ये मेरा अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बना रही हूं.
यहाँ पे देखा आपने, ये वाला बॉन्ड में क्या है, तीनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स एक ही लाइन में हैं, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। हम एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखते हैं, इसके जैसे, इसके साथ ही वीक ROH, उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल ले लो, पर यहाँ पे ना हम क्या करने वाले हैं, हम सीधा इस मॉलिक्यूल को नहीं जोड़ने वाले हैं। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बने, जबकि तीनों एटम्स, ये यहाँ पे तीनों एटम्स क्या थे, देवर इन स्ट्रेट लाइन, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे तीन एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो कैसे हैं, इस तरह से बेंड है, बेंड मॉलिक्यूल है। तो जो बेंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो वीक होता है, और जो स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, वैसे तो मैंने कहा वीक ही हैं, पर वो अपने आप में भी, उनमें भी कुछ टाइप्स हैं कि कुछ तरह के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे या कुछ तरह के बॉन्ड वीक होंगे। सो वैसे तो वही है, जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ उतना ही डिफरेंस रहेगा। विद इन द बॉन्ड थोड़ा बहुत डिफरेंस, जैसे 23 किलो जूल पर मोल है, वो एवरेज है, तो 26 हो सकता है, 27 हो सकता है फॉर अ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग, वही हम कर रहे हैं, वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर सॉल्यूट्स, वही टॉपिक चल रहा है हमारा। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर जो है, हम उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, लेट्स से सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आपको पता है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होती है। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो आपने बनाई होगी ना वो स्ट्रक्चर, जिसमें आप क्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाते हो, एक कॉर्नर पे सोडियम, एक कॉर्नर पे क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड। यानी कि कहने का मतलब ये आपके पास एक ऐसा आयोनिक सॉल्ट है जिसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो घर में हम नमक यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो इनके बीच में, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हैं। अब जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो पानी क्या करता है, क्योंकि पानी के पास दोनों तरह के चार्जेस हैं, वाटर के पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सेम वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो सोडियम पॉजिटिव आयंस के चार्जेस को भी न्यूट्रलाइज कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्जेस, और क्लोराइड नेगेटिव के भी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज। यू गेटिंग माय पॉइंट? वाटर के पास दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव इज ऑन द ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव इज ऑन द हाइड्रोजन। तो जब भी कोई आयोनिक सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयंस वाला नमक है, तो अगर उसको डिसॉल्व करना है तो सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, वाटर के नेगेटिव चार्जेस, और क्लोराइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, वाटर के पॉजिटिव चार्जेस। और सोडियम पॉजिटिव आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर शेल्स बना लेते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स के शेल के अंदर एक सोडियम आयन, उसी तरह पानी के मॉलिक्यूल्स के पूरा का पूरा एक शेल बन जाता है, उसके अंदर कौन, क्लोराइड नेगेटिव। अब क्लोराइड नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव को किसने छुपा लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने छुपा लिया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स इनको छुपा लेंगे तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट सोडियम और क्लोराइड नेगेटिव आयंस जो हैं दे विल लीव द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर एंड दे विल एक्वायर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन। यानी कि वो क्रिस्टल लैटिस छोड़ देंगे और वो उनकी फ्रीडम ऑफ मोशन ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उनकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी। जब एंट्रोपी बढ़ जाती है तो सॉल्ट जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है।
ठीक है। तो वाटर जो है वो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स को जो कि जनरली चार्ज होते हैं या पोलर होते हैं वो उनको रेडिली डिसॉल्व कर लेता है, और जो कंपाउंड्स रेडिली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, वो पोलर बायोमॉलिक्यूल्स के लिए सूटेबल सॉल्वेंट्स नहीं हैं। वो किसको डिसॉल्व करते हैं? वो जैसे कि लिपिड्स एंड वैक्सेस उसको डिसॉल्व करते हैं। अब ना मैं आपको वो सोडियम क्लोराइड की जो सारी डिस्क्रिप्शन समझाई है उसकी एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हो कि पहले ये सारे सोडियम क्लोराइड आयन सारे एक अरेंज्ड फॉर्म में ना क्रिस्टल लैटिक्स में बैठे थे। क्रिस्टल लैटिक्स स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एकदम अरेंज्ड थे। जैसे ही आपने पानी डाला तो पानी ने इसके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया और पानी के मॉलिक्यूल्स ने इन आयंस के आसपास शेल्स बना लिए। जब इनके आसपास शेल्स बना लिए तो क्लोराइड और सोडियम पॉजिटिव को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करने का चांस खत्म हो गया। जब उनको चांस खत्म हो गया तो सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या करते हैं? सोडियम एंड क्लोराइड आयंस दे लीव द लैटिस। वो इस क्रिस्टल लैटिक्स को छोड़ देते हैं, इसमें से निकल जाते हैं क्रिस्टल लैटिक्स, और फिर उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ जाती है। जैसे ही उनकी फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ जाती है तो उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। एंट्रोपी पता है ना आपको? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि जब बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हो, कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी हो गया है। जैसे ही एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है तो उनकी जो डिसॉल्व होने की ईजीनेस है, ईज ऑफ डिसॉल्विंग इन वाटर, वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। वाटर जो है वो चार्ज्ड और पोलर कंपाउंड्स को रेडिली डिसॉल्व कर लेता है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। फिर कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि कौन है? क्लोरोफॉर्म है एंड बेंजीन, ईथर है। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं ये क्या करते हैं? दे डिसॉल्व नॉन पोलर बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में कुछ नॉन पोलर बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन होते हैं? लिपिड्स एंड वैक्सेस। और वो सिर्फ पानी में डिसॉल्व नहीं, वो पानी में डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, उनको डिसॉल्व होने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की जरूरत पड़ती है। नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पानी में जब हम बात करते हैं तो पानी के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है आइस में 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो वो हम बना के देख लेते हैं कैसे 4 दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। आइस में होता है ये। तो एवरेज जो जनरली होता है, वैसे तो एवरेज 3 होता है, पर मैक्सिमम 4 बना सकता है।
आइस में 4 बनते हैं और लिक्विड वाटर में 3 के आसपास। हम उसको ना पूरा 3 कहते हैं ना पूरा 4 कहते हैं। लिक्विड वाटर में हम कह देते हैं कि तकरीबन 3.5 जैसा कुछ कह देते हैं कि 3.5 मॉलिक्यूल्स के साथ वो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। आइस की जो स्ट्रक्चर है वो हमें अलग से डिस्कस करनी है। आइस इज अ क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल का पूरा क्रिस्टल होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन आइस दे आर अरेंज्ड इन एन ओपन स्ट्रक्चर। बहुत ही ओपन स्ट्रक्चर होती है। ईच वाटर मॉलिक्यूल ऑफ आइस becomes surrounded by at least 4 nearest neighboring water molecules to which it is hydrogen bonded. इसकी ऐसी स्ट्रक्चर की वजह से वाटर इज ऐसा सब्सटेंस है वाटर दैट एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग। यानी कि मोस्टली कंपाउंड्स क्या करते हैं, जब भी वो फ्रीज होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वेयर एज वाटर जब भी फ्रीज होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। क्यों एक्सपैंड हो जाता है ये मैंने अभी आपको बताया कि वाटर को चांस मिलता है अपने आसपास के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। तो अगर वो इतने हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे तो ओपन सी स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए फ्रीजिंग के टाइम वो एक्सपैंड हो जाते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी पानी लिक्विड ही होता है, अभी फ्रीज नहीं हुआ होता। फ्रीज कब होता है एक्चुअली, जब -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो तकरीबन पहुंच जाता है। आइस की जो डेंसिटी होती है तकरीबन 0.92 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पानी 1 ml की स्पेस को ऑक्यूपाई करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जबकि आइस उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चलो मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस क्या करेगी, दैट विल ऑक्यूपाई अ डेंसिटी ऑफ 0.92 ग्राम्स। वो 1 ग्राम ऑक्यूपाई करता है 1 ml लिक्विड। वही आइस वो कितना ऑक्यूपाई करती है, उसका 0.92 ग्राम, 1 ग्राम के बदले 0.92 ग्राम ऑक्यूपाई करती है 1 ml स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे 1 ग्राम 1 ml स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यहाँ पे 0.92 ग्राम यानी 1 ग्राम से कम हो गया। 0.92 ग्राम ऑक्यूपाइज 1 ml। तो इसका कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि वाटर का अनयूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट है, अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ये सारे का सारा अनयूजुअल प्रॉपर्टीज दे आर ऑल रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जब मैं पानी और आइस को कंपेयर कर रही हूं तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रोल है। और इसके साथ अब ना हम वाटर की ये वाली प्रॉपर्टीज का हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आइस की डेंसिटी इतनी है, आइस ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, आइस फ्रीज हो जाती है, आइस की डेंसिटी इतनी है उतनी है, इस सभी का रोल हमारी लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। पर पहले हम आइस की स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल पानी का वो 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे एसोसिएटेड है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर। ये है एक सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल जो मैंने ब्लैक में शो किया है। ये सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल अपने आसपास के 4 यानी कि नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, अपने आसपास के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने ब्लू से शो किए हैं, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स हो गए जिनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। फिर ये 4 मॉलिक्यूल्स में से ये मॉलिक्यूल 3 और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये भी 3 और के साथ, ये मॉलिक्यूल भी 3 और के साथ, ये मॉलिक्यूल भी 3 और के साथ। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके ऊपर सिंगल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक ही ऑक्सीजन के साथ बना पाएगा। इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक ही ऑक्सीजन के साथ बना पाएगा। पानी का जो टेम्परेचर होता है, लिक्विड वाटर का जो टेम्परेचर है, या लिक्विड वाटर की जो मूवमेंट है, क्योंकि पानी फ्लूइड होता है, लिक्विड वाटर क्या होगा, फ्लूइड होगा। रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्या होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसमें लिक्विड वाटर की मैं बात कर रही हूँ। मॉलिक्यूल्स थोड़े से डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। सो उसमें पानी का एक मॉलिक्यूल तकरीबन एवरेज 3.4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो एट अ टाइम लिक्विड वाटर में सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। यानी कि आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हीट कितनी चाहिए। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए, 5.9 किलो जूल्स पर मोल चाहिए, प्लस 5.9 किलो जूल्स पर मोल। और डेल्टा एच इसमें, यानी कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 44 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं। किसकी वजह से हैं? ऑब्वियसली सॉलिड में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, तो हमारे पास जो आइस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। लिक्विड में कितने हैं? लिक्विड में तो 3.4 ही है ना, यानी कि 4 बॉन्ड से, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपको 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड पे आना है, तो कम एनर्जी लगेगी। और लिक्विड से वेपर बनाने के लिए तो आपको सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं, तो उसमें हमारी ज्यादा एनर्जी जाएगी। समझ में आ गया ना? सॉलिड में हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लिक्विड में तकरीबन 3.4 बनाता है, तो इसलिए इसको इसमें लाने के लिए ज्यादा एनर्जी का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। पर लिक्विड को वेपर में लाने के लिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और लिक्विड में कितने हैं? 3.4, इसलिए इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी लगती है। सो दिस वाज अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सारा डिटेल मैंने आपको करा दिया है। अब ना हम ये सिग्निफिकेंस जो मैं आपको कह रही थी कि वाटर, आइस की कम डेंसिटी होती है। आइस की क्या डेंसिटी है? आइस की डेंसिटी है 0.92 ग्राम पर ml। दिस इज द डेंसिटी ऑफ आइस। अब डेंसिटी ऑफ आइस का हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? मैं कह रही थी कि मैं अभी बताऊंगी कि पानी जब फ्रीज हो जाता है तब वो एक्सपैंड करता है। इसके इस सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्यों है? सपोज वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। सपोज कर लो पानी जब फ्रीज होता तो एक्सपैंड होने के बदले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो आइस की डेंसिटी कम होने के बदले ज्यादा हो जाती। मैंने कहा ना डेंसिटी ऑफ आइस, मैंने कहा लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी है वो थी 1 ग्राम पर ml। जब वो लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया तो उसकी डेंसिटी हो गई कम, यानी कि दिस इज लेस डेंस, आइस इज लेस डेंस, जबकि लिक्विड वाटर इज मोर डेंस। ठीक है? अब मैं एक अपोजिट सिचुएशन सोचती हूँ। मैं ऐसी सिचुएशन सोचती हूँ कि जब इफ हम एक सपोजिशन करते हैं, इफ आई वाटर कॉन्ट्रैक्टेड ऑन फ्रीजिंग, अगर वो फ्रीजिंग के टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो उसकी डेंसिटी ऑफ द आइस वुड हैव बिकम मोर। यानी कि ये सिचुएशन थोड़ी होती, फिर ये तो एक्चुअल सिचुएशन है। एक्चुअल सिचुएशन में मैंने क्या कहा? वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग करके वो एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि कम डेंस हो जाता है। पर अगर मैं ऐसा मानूं कि ऐसा ना होता, पानी कॉन्ट्रैक्ट होता, फ्रीजिंग होने के बाद उसमें उसकी डेंसिटी
ज़्यादा हो जाती तो आइस वुड सिंक इनटू वाटर। पानी से जो कम डेंस चीज होती है, जो चीज पानी से कम डेंस होती है, वो पानी के ऊपर तैरती है। जो चीज पानी से ज्यादा डेंस हो जाएगी वो डूब जाएगी। जब आप आइस डालते हो तो वो पानी के ऊपर होती है क्योंकि वो कम डेंस होती है पानी से। अगर समुंदर सारे, अगर एंटार्क्टिक ओशंस वगैरह हैं, जो भी सारे समुंदर जहाँ पे बहुत सारी मेरीन लाइफ रहती है, लेक्स हैं बहुत सारी, जो कि बहुत ठंडे ठंडे एरियाज में हैं, जहाँ पे लेक्स फ्रीज हो जाती हैं, आपने देखा होगा टीवी पे। अगर अगर कैसा होता, अगर आइस कॉन्ट्रैक्ट होती तो आइस इनके लेक्स के नीचे चली जाती, डूब जाती, आइस नीचे चली जाती, ऊपर नहीं तैरती। जैसे कश्मीर में देखते होंगे आप, बहुत बार टीवी पे न्यूज पे आता है कि डल लेक जो है वो फ्रीज हो गई है, तो वो ऊपर दिखाते हैं कि फ्रोजन है, क्योंकि ऊपर टॉप सरफेस ऑफ द वाटर इट गेट्स फ्रोजन, और पानी ठंडा होता है और बर्फ बनती है, बर्फ ऊपर आ जाती है। अब जब सन निकलेगा तो अगर बर्फ ऊपर है तो सनलाइट पड़ेगी और बर्फ पिघल जाएगी। पर अगर ये होता, क्या होता, अगर पानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता तो बर्फ क्या करती, बर्फ नीचे डूब जाती। जब बर्फ नीचे डूब जाती और जब सनलाइट आती, सन बाहर भी आता, तो जो बर्फ नीचे डूबी हुई है वहां तक तो सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। अगर वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती तो वो परमानेंटली फ्रोजन रह जाती, वो लेक्स, वो समुंदर जहाँ पे बहुत सारी मरीन लाइफ है, वो तो सारी मर जाती ना, क्योंकि आइस सारी नीचे बैठ जाती, और नीचे सारी मरीन लाइफ जो होती है वो सारी आइस की वजह से, और वो आइस कभी पिघलती ही नहीं, पानी नहीं होता, मरीन लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो क्या होता फिर, सारी की सारी जो लाइफ है, मेरीन लाइफ है ऑफ वेरियस अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, वो सारी की सारी लाइफ जो है खत्म हो जाती। और ये सारे के सारे समुंदर जो उनकी ग्रेट डेप्थ्स हैं, यानी कि बहुत डीप में हैं, वहाँ पे क्या हो जाता, वो परमानेंटली सॉलिड हो जाती। और लाइफ कभी भी हुई, पैदा ही ना हुई होती अगर वाटर की ये प्रॉपर्टी होती ना कि वाटर आइस जो है वो वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑन फ्रीजिंग और आइस डूब जाती है। अगर ऐसा होता तो जिंदगी ही नहीं अराइज होती। अभी तक हमने सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द रोल ऑफ आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे आइस की स्ट्रक्चर बहुत ओपन हो गई, आइस की स्ट्रक्चर बहुत लाइट हो गई, कम डेंस हो गई, वो पानी के ऊपर तैरती है, सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था।